जय हिंद दोस्तों। तो आज जो ये क्लास होने वाली वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों यहाँ पे होगी। यहाँ पे हम केवल 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हम लोग वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी पिछले सालों में वहाँ पूछे गए हैं। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिपीट होता है, तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना अगर 2026 में ही अपना एग्जाम वहाँ पे क्लियर करना है। दोस्तों जैसा हमारा पेपर होता है सेम वैसे हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हुए आएंगे, जीके देखेंगे, साइंस देखेंगे, मैथ देखेंगे, रीजनिंग, कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि हमें एक लेवल भी पता चल जाए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी वहां पे करें तो कैसे क्वेश्चन हमें तैयार वहां पे करने। और साथ साथ दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा कि 2026 और क्या क्या चीजें वहां पूछी जा सकती है। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते चलना, और जो मैं पॉइंट बता दूं वो भी एक बार ध्यान रख लेना। आप ये मान चलना जितने सेट मैं यहाँ पे कराऊंगा हर सेट से आपके पेपर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों जो बच्चा ये 100 सेट करके 5000 क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं कराऊंगा, अगर यही आप रट्टा मान लो तैयार कर लिया, कैसे भी तैयार करने हैं आपको, बस पेपर में बैठना है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका जबलपुर आपका आईआरओ में यहाँ पे आया था। वहां पे ये पूछा गया था कि ये बताइए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम यहाँ पे बता दो। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी अगला वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती वो भी सारे में बताऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन सामने यहाँ पे दिख जाएंगे, पेन और कॉपी लेके बैठना, अब मार्क करते चलना क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है, कि जीके में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, साइंस क्या स्कोर है, मैथ का क्या है, रीजनिंग का है। लेकिन टारगेट अभी से बना के चलना, हमें कैसे भी करके 40 क्वेश्चन वहां पे सही करने 2026 में, अगर आपको सिलेक्शन वहां पे लेना है तो। इसका दोस्तों आंसर क्या बताएंगे, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह है, या कुलदीप यादव है। तो सीधा सीधा नाम किसका बताना है सर, कहोगे कि अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ हम सीधा नाम बताएंगे किसका, हम बताएंगे मोहम्मद शमी का नाम यहाँ पे बता देना। तो मोहम्मद शमी, अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ कि 2023 में जो आपका ओडीआई वाला मैच वहां पे हुआ था वर्ल्ड कप, कितने विकेट यहाँ पे लिए थे, तो अगर इनके विकेट की संख्या हमसे पूछी जाती, हम टोटल कहते 24 विकेट इन्होंने लिए थे। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये वर्ल्ड कप बताओ जीता किसने था। तो जीता किसने था दोस्तों, आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप वहां पे जीता था। उप विजेता कौन थे, भारत उप विजेता यहाँ पे हो जाती है। अगर यहाँ विकेट का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था इसमें सर्वाधिक रन कौन से खिलाड़ी ने वहां बनाए थे। तो रन का दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वाधिक रन किसने वहां बनाए थे, तो नाम किसका बताओगे, आप सभी को पता है नाम क्या हो जाएगा, विराट कोहली का नाम बताना है। तो विराट कोहली कितने रन वहां पे बनाए थे, अगर ये पूछा जाता हम बताते 765 रन बनाए थे। कितने, 765 रन इन्होंने वहां पे बनाए थे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये वर्ल्ड कप जो फाइनल का वहां पे हुआ था कौन से स्टेडियम यानी कहां पे आपका ये वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पे बताओगे, सीधा सीधा आपको बताना है कहां पे, अहमदाबाद में। बाद में दोस्तों ये वर्ल्ड कप आपका फाइनल वहां पे हुआ था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये भी चीज तैयार करना है। रन सर्वाधिक किसने बनाए, मतलब जीता किसने वहां पे, और सर्वाधिक विकेट किसके वहां पे थे, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये था कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से वहां पे जाना जाता है, और ये आपका लुधियाना एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बताओ ऋचा है, श्लोक है, काव्य है, सूक्त है, तो उसे किस नाम से बुलाया वहां पे जाता है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बिल्कुल वहां पे नहीं करना अगर आपको एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। तो जो चीज बता रहा हूं सेम ऐसे आपको यहाँ पे तैयारी करते हुए वहां पे चलना है। तो इसका आंसर सीधा सीधा दोस्तों क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे उसको कहा जाएगा सूक्त। क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, अच्छा एक हमें ये बताओ कि जो आपका ये ऋग्वेद है इसमें कुल कितने सूक्त यहाँ पे हो जाते हैं, ऋग आपके कितने टोटल इसमें सूक्त की संख्या कितनी हो जाएगी, आप सीधा कहोगे 1028 टोटल सूक्त की संख्या होती। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बता ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन थे, जो आपका ऋग्वेद था इसके मुख्य देवता कौन कौन थे यहाँ पे। तो मुख्य देवता नाम किसका बताओगे दोस्तों, एक नाम बता दिया आपने, इंद्र का नाम बता दिया,
एक नाम दोस्तों आपने कहा अग्नि हो गया यहाँ पे, एक नाम और क्या बता दें, वरुण। ये दोस्तों यहाँ की क्या हो जाएंगे, मुख्य देवता आपके हो जाते। कौन, इंद्र है, अग्नि है, वरुण, ये मुख्य देवता हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया वेदों की संख्या कितनी वहां पे होती है, तो हम सभी को पता है वेदों की संख्या कितनी होती है, हम सभी को पता है 4 होती है। कौन कौन से वेद होते हैं, एक दोस्तों आपका हो गया ऋग्वेद, दूसरा क्या हो गया आपने कहा सामवेद हो गया, सामवेद के बाद क्या बताया आपने, यजुर्वेद हो गया, एक हो गया यजुर्वेद। इसके बाद दोस्तों कौन सा वेद हो गया आपका, हो जाएगा अथर्ववेद, यहाँ पे हो गया। ये 4 वेद यहाँ पे होते हैं। इनके बारे में भी हम जो अगला प्रैक्टिस करेंगे डिटेल से वहां पे जानेंगे, क्योंकि हम मेरा मकसद है ये 100 से 5000 क्वेश्चन में वो सारी चीजें आपको बताने कि आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताना कि 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज वहां पे किया गया था। उस गायक का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि सोनू निगम है, कृष्ण कुमार कुन्नत है, या कुमार सानू है, या उदित नारायण हो जाएंगे। आगरा एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। अब बताओ इसका आंसर कितना वहां पे हो सकता है। आंसर आपको दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड वही क्वेश्चन में करा रहा हूं जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट वहां पे आपके हुआ करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की तैयारी भी करनी अगर 2026 में आपको अपना एग्जाम वहां पे निकालना है। तो यहां पे दोस्तों सीधा सीधा किसका नाम बताओगे, कुमार सानू का नाम बताना है। हम कहेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता। अब क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि जो कुमार सानू है इनका असली नाम बताओ, क्या हो जाता। अगर यही क्वेश्चन आ गया इनका असली नाम क्या होता है, तो असली नाम दोस्तों क्या बताओगे, यहां बताना है केदारनाथ, क्या बताओगे, केदारनाथ भट्टाचार्य, ये दोस्तों इनका क्या हो जाएगा असली नाम यहां पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कुमार सानू कितने फिल्म फेयर अवार्ड वहां पे अभी तक दिए जा चुके हैं। तो इनको दोस्तों अभी तक फिल्म फेयर अवार्ड टोटल ये 5 मिले, वो भी लगातार इनको वहां पे दिए गए थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये पता होना चाहिए कुमार सानू कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले, आपको 5 यहां पे मिल चुके हैं। चलिए अब बताओ भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है। वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाएगा, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष है, या उप मुख्यमंत्री है। और ये भी हमारा आगरा एआरओ में जीडी के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो आंसर क्या बताओगे, आप कहोगे सर यहाँ देखो प्रैक्टिस करते चलना, पेन और कॉपी लेके बैठना, स्कोर चेक करना क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। तो आपने सीधा आंसर क्या बताया, आपने कहा मुख्यमंत्री का नाम दे दिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा हमें ये बताओ मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा वहां पे की जाती है, इनका नियुक्त किसके द्वारा होगा। अगर पूछा गया आप कहोगे सर हम नाम बताएंगे किसका, राज्यपाल के द्वारा आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहां पे की जाती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो मुख्यमंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, इनका कार्यकाल क्या वहां पे होता है। तो कार्यकाल अगर क्वेश्चन पूछा गया आप बताओ कार्यकाल क्या हो जाएगा, 5 वर्ष इनका कार्यकाल हो जाएगा, या फिर जब तक विश्वास मत वहां पे बना रहता है तब तक इनकी सरकार वहां पे चलती है। लेकिन मेन कार्य आपका 5 वर्ष को होता है, इसके बाद दोबारा इलेक्शन आपके कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली पूछ ली जाए है, क्योंकि नृत्य हमारे सिलेबस में और हमेशा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है कि घूमर है, गरबा है, झऊ है, भांगड़ा है। कहां का पूछा जा रहा है आपसे, पंजाब का पूछा गया है। पंजाब की नृत्य शैली बताओ, इनमें से क्या हो जाएगी। जबलपुर एआरओ में आर्मी जीडी के पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आप क्या बताओगे आंसर, आप कहोगे सर हमारे पेपर में क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ हम बताएंगे भांगड़ा का नाम बताना है, ऑप्शन डी पे आपको टिक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका ये रिपीट वहां पे हुआ है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाए हमें ये बताओ जो आपका पंजाब राज्य के और कौन कौन से नृत्य काफी फेमस है यहाँ पे। तो एक दोस्तों यहाँ बताओ क्या, लुड्डी, क्या नाम बताओगे, यहाँ पे एक नाम लिखना है लुड्डी, ये फेमस हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे झूमर काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते एक झूमर में और एक घूमर में, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना। अगर झूमर लिखा रहेगा आपका पंजाब का नाम वहां पे लेना है। अगर यहाँ घूमर का पूछा जाता
तो घूमर कहाँ का हो जाए, घूमर दोस्तों आपको बताना है कहाँ का नाम, राजस्थान का नाम बताना है घूमर में। घूमर का राजस्थान बताओगे। गरबा अगर पूछा जाए कहाँ बताओ, ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य का। कहाँ का, गुजरात राज्य का हो जाता, जो कि नवरात्रि के टाइम पे आपका ये होता है। अगर झऊ एक यहाँ पे दिया जा रहा है, झऊ में क्या बताओगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका झारखंड का। कहाँ का हो जाएगा, एक हो गया झारखंड हो गया, एक आपका उड़ीसा में भी आपका ये नृत्य होगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नाम लिख लेना, क्या, पश्चिम बंगाल का नाम यहाँ पे लिख लेना। तो ये अगर झऊ का पूछेगा ये सारे बताने हैं। अगर यहाँ हमसे पूछा किसका गया है, भांगड़ा, तो पंजाब आपका होएगा। लुड्डी झूमर भी पंजाब राज्य के लोक नृत्य यहाँ पे हो जाते हैं। सारे चीजें क्लियर करते चलना। पेपर में मैं बता रहा हूँ जितने भी सेट कराऊंगा हर सेट से एग्जाम में क्वेश्चन आपका दिखेगा। इसके पहले जितने सेट मैंने करा रखे एक बार तैयार जरूर करके जाना। पेपर के पहले अगर आपने तैयार कर लिया, पेपर में खुद ही आप कहोगे सर इसके बाहर कोई क्वेश्चन हमारा गया ही नहीं वहां पे। और दोस्तों जो बच्चे पहली बार वहां पे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उन्हें ये नहीं पता सर हम कहाँ से तैयारी करें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाए, क्यों कई सारे बच्चे ऐसे होते तैयारी तो वहां पे करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि पेपर कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब वो प्रॉपर नोट्स भी नहीं बना पाते क्योंकि टाइम इतना नहीं बचता है। तो दोस्तों उन बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट आपकी ये साइंस हो गया, जीके, मैथ, रीजनिंग, इनके प्रॉपर मैंने हैंड रिटन नोट्स वहां पे कंप्लीट करा दिए हैं। और ये सारे तो मैंने अपलोड भी करा दिए। सीधा प्ले स्टोर पे जाना, इन्हें वाला एप्लीकेशन सर्च करना है, वहां पे ये एप्लीकेशन आपका ओपन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये ओपन यहाँ पे होता है तो ये आपका एक फोल्डर इसके अंदर दिखेगा। इसी के अंदर दोस्तों कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट नोट्स तो है ही है, और साथ में आपकी जो 50 प्रीवियस ईयर की एग्जाम में पेपर पूछे जा चुके वो भी सारे दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, ताकि आप अपने रैंक भी पता कर सको क्या रैंक वहां पे आ रही है। कि अगर 1000 बच्चा ने पेपर दिया उसमें अगर आप भी शामिल वहां पे हो गए, अब उन 1000 बच्चों में रैंक क्या है, पहली आ रही, दूसरी आ रही, तीसरी आ रही, कौन सी रैंक हमारी आ रही, कैसी तैयारी हमारी चल रही है। और सारे मैंने वही क्वेश्चन दिए जो प्रेजेंट टाइम पे आपका ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और दूसरा अगर किसी बच्चे को फिर भी वहां पे डाउट होता है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मुझे मैसेज कर दिया, जहां मैं सीधे कंप्लीट नोट सीधे व्हाट्सअप पे ही आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन पेपर के पहले ये नोट्स जरूर वहां पे तैयार करके आपको जाना है। अब ये बताना, अच्छा जो आपका चैरा ओबा उत्सव राज्य में मनाया जाने वाला 9 वर्ष उत्सव है, यानी 9 वर्ष में आपका जो ये एक उत्सव यहाँ पे दिया जा रहा है, ये कहाँ पे आपका मनाया जाएगा। गोवा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है या कर्नाटक है। तो क्या बताओगे इसका आंसर, आप कहोगे सर इसका हम आंसर सीधा क्या बताएंगे, मणिपुर का नाम बताएंगे। ऑप्शन सी पे आपको यहाँ पे टिक आपको कर देना है। दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, चलो ठीक है हमने देखा है आपका ये चैरा ओबा आपका मनाया जाता है, और मणिपुर में और क्या क्या फेमस हमारे हो जाते हैं। तो मणिपुर में दोस्तों एक आप सीधा क्या बताओगे यहाँ पे, एक दोस्तों यहाँ पे रास लीला भी मनाई जाती है। क्या, रास लीला भी दोस्तों यहाँ पे आपका फेमस हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक नाम और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करना, उसे क्या कहा जाएगा, योशांग के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ मणिपुर की राजधानी क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मणिपुर की राजधानी बताओ क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर हम कहेंगे इम्फॉल यहाँ की राजधानी होती है। दोस्तों ये चीज याद करने, जितने आपके स्टेट होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हुए उनकी राजधानियां याद वहां पे कर लेना, और इनके राज्यपाल कौन है और इन राज्यों के सीएम कौन सा, ये तैयार करके जाना। पेपर में क्वेश्चन आपके बनेगा वहां पे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक हमें ये बताओ जो आपका ये गोवा राज्य दिया जा रहा है कि गोवा का 9 वर्ष उत्सव क्या वहां पे होता है, गोवा का 9 उत्सव इसका पूछा जाए, आप क्या कहो, यहां पे हम कहेंगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी दोस्तों यहाँ पे नाम आपको बताना है। क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछेगा, ये बताओ गोवा का 9 वर्ष उत्सव क्या है, हम कहेंगे गणेश चतुर्थी आपका यहाँ पे हो जाता है। उत्तराखंड का पूछा जाता है, हम बता दें कुंभ मेला हो गया, काफी ज्यादा आपका उत्तराखंड में ये भी फेमस हो जाता है, कुंभ मेला हो गया, और विशु यहाँ पे हो जाता है। ये आपके होते 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आपके ये सारे मनाए जाते हैं।
अब बताओ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? किसका दिया जा रहा है? नीति निर्देशक तत्व का पूछा जा रहा और इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये बताओ संविधान का वो कौन सा आर्टिकल नंबर यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपका जबलपुर एआरओ में जीडी के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आर्टिकल नंबर क्या आपको बताना? आप कहोगे सर हम यहाँ पे आर्टिकल क्या बताएंगे? ये बताएंगे अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में यहाँ पे आपको बता देना है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, हमें ये बताओ कि जो आपके ये संविधान नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से देश के संविधान से आपके लिए गए हैं? कौन से देश के संविधान से वहां पे लिए गए हैं? तो कौन से देश का नाम बताओगे आप? यहाँ पे बताओगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया तो हम बताएंगे सीधा आयरिश। क्या नाम बताओगे? आयरिश के संविधान से ये आपके प्रेरित वहां पे दोस्तों आपके हो जाते हैं। देखो ये आपके जो 36 से 51 दिया जा रहा है इसमें 2 आर्टिकल और आपके होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा? अच्छा हमें ये बताओ कि जो इसी में जो आपका एक अनुच्छेद नंबर आपका 39 जो फेमस है इसमें किस बारे में बात की गई है? एक हमें ये बताना अनुच्छेद नंबर आपका 45 ये वहां पे क्या हो जाता है? ये अनुच्छेद एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो अनुच्छेद नंबर 39 की बात हो रही है, यहाँ पे बात हुई है जो संसाधन वहां पे होता है उनका सभी लोगों में समान वितरण। किसमें बात हुई? आर्टिकल नंबर 39 संसाधनों का समान वितरण। अनुच्छेद 45 में क्या बात हुई है कि मुफ्त शिक्षा, जो कि बाद में आपका ये मौलिक अधिकार वहां पे बन गया था। अनुच्छेद 40 में क्या बात हुई थी? यहाँ बात हुई आपकी मुफ्त शिक्षा, सभी को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी जो बच्चे आपके मान लो प्राइमरी तक वहां पढ़ते हैं उनको मुफ्त शिक्षा वहां पे दी जानी चाहिए। और ये आपका अनुच्छेद 45 में इसकी वहां बात की गई है। ये दोनों आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दी जा रही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्षित वृद्धि दर क्या थी, यानी उसकी वृद्धि दर क्या वहां पे सोची, क्या लक्ष्य उसका वहां पे रखा गया था। और लुधियाना एआरओ में जीडी की पेपर क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे पेपर में आया। तो आंसर क्या बताना आपका यहाँ पे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर क्या थी वहां पे? आप कहोगे सर अगर पेपर में क्वेश्चन हमारा आया हम कहेंगे 4.5 ऑप्शन नंबर डी पे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अभी द्वितीय पंचवर्षीय जो बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल ही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कार्यकाल क्या बताओगे? हम कहेंगे कार्यकाल दोस्तों 1956 से लेके 1961, ये इसका क्या हो जाएगा? कार्यकाल यहां पे आपको बता देना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ द्वितीय योजना का मॉडल क्या था, ये किस मॉडल पे आपकी आधारित थी, तो किस मॉडल पे आधारित हो जाएगी? यहां पे आप क्या बताओगे? लनोबिस। इस मॉडल पे दोस्तों ये आपकी आधारित यहाँ पे हो जाती है मॉडल पे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, ये मॉडल आपका यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि ये बताओ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे वहां पे, योजना आयोग के अगर यहां हमसे पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर हम बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का नाम आपको यहां पे बता देना, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ द्वितीय योजना में मुख्य परियोजनाएं कौन कौन सी इसमें आपकी चालू की गई थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना थी? यहां एक बताओगे भिलाई, नोट करना सीधा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक हो गया भिलाई हो गया, एक यहां पे लिखोगे राउरकेला। एक दोस्तों यहां पे लिखना स्टील प्लांट। सीधा क्वेश्चन पूछेगा स्टील प्लांट बताओ कौन सी परियोजना पे आपकी ये बनी वहां पे थी, राउरकेला, भिलाई। अगर इनका सीधा सीधा पूछेगा हम बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सारे पॉइंट तैयार करना आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होगे या इसके पहले आपने आर्मी के पेपर वहां पे दिया होगा तो आप खुद ही कह रहे होगे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अब आपके इतने नॉर्मल क्वेश्चन वहां पे नहीं आते कि ये पूछा जाए सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अब ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन पेपर वहां पे दिखेंगे वहां पे। और टारगेट आपको 40 क्वेश्चन लेके चलना और जो चीज मैंने बता रखी बस उसे को तैयार कर लेना। पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे आपको वहां पे दिखेंगे।
अब बताओ राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? आपका जो रायपुर ARGD के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो बताओ कि कहाँ का हो जाएगा। आप सीधा सीधा क्या बताओगे कि अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, हम बताएंगे सर पंडुचेरी का। दोस्तों यहाँ पे बताया गया 2023 का पूछा गया था। अब आपको किसका तैयार करना है? अब आप तैयार करोगे आपके पेपर 2025 का आप यहाँ पे तैयार करके जाना, क्योंकि ऐसे ही मेरा मकसद वो होता है कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन दिखाऊं कि किस लेवल के क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते थे। आप यहाँ 2023 का पूछा गया, आपको बताना तैयार किसका करना है, 2025 का तैयार करके जाना। पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा और सारे में एक एक पॉइंट आपके जो नोट्स वहाँ पे दे रखे, सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर करके। लेकिन ये अगर आपने सारे सेट तैयार कर लिए, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके, सारे क्वेश्चन आप खुद ही करके आओगे, एक क्वेश्चन आपका स्किप वहां पे नहीं होगा। अब बताओ चाहिए क्वेश्चन ये आया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष, यानी क्या दिया गया, एक आया ना वेदों की ओर लौटो, एक काफी फेमस वहां पे हुआ था। तो ये पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने, कौन सा आंदोलन ऐसा वहां पे था कि अलीगढ़ आंदोलन था, आर्य समाज आंदोलन था, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज। ये सारे के सारे आंदोलन आपके फेमस हो जाते हैं। यहाँ ये हर एग्जाम में कोई ना कोई आंदोलन ऐसा वहां पे दिख जाता है। मैं सारे आंदोलन भी आपको बताऊंगा। आगरा AR में एग्जाम में ये क्वेश्चन GD के पेपर में वहां पूछा गया था। आप आंसर सीधा क्या बताओगे, सर हम कहेंगे वो हो जाएगा आर्य समाज आंदोलन, यहां पे हो जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर क्या बताया, आर्य समाज। आपने बोला आर्य समाज, आंसर हमारा हो गया। और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती, एक ये पूछेगा, ये बताओ आर्य समाज की स्थापना कब वहां पे हुई, यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये कौन से वर्ष में वहां पे की थी। तो वर्ष का आप क्या बताओगे, 1875। ये दोस्तों आपका वर्ष यहाँ पे हो जाता है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वहां पे की गई थी। ये चीज याद रखना। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा गया कि ये बताओ अलीगढ़ आंदोलन किसने वहां पे शुरू किया, अलीगढ़ आंदोलन किसने वहां पे शुरू किया, तो नाम क्या बताओगे, आप बताओगे सर सैयद, क्या बताओगे, सर सैयद अहमद खान। अहमद खान ने ये आपका शुरू वहां पे किया था। अब क्वेश्चन अगर आया, ये बताओ प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा वहां पे की गई थी, हम किसका नाम बताओगे, आप बताओगे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा वहां पे की है, तो आप बताओ क्या, राम मोहन राय का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती की पुस्तक क्या है, दयानंद सरस्वती की इनकी अगर पुस्तक पूछी जाए, इनकी पुस्तक का नाम बताओ क्या वहां पे हो जाती है, तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगी, आप सीधा कहोगे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, क्योंकि आपके सिलेबस में आपका बुक और उनके राइटर वाला भी सिलेबस में हमारा एक टॉपिक दिया गया। अगर पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा वहां पे लिखी है, हम बताएंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक वहां पे हो जाती। तो सारे पॉइंट क्लियर यहां पे कर लीजिएगा। अब बताइए 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित वहां पे किया गया था। यहां पे पहला संस्करण का पूछा जाता है कि पहला संस्करण कब वहां पे हुआ था। तो ये बताओ तीसरा हुआ, दूसरा हुआ, पहला हुआ, चौथा हुआ। तो दो आपका यूपी में हुआ था 2023 में, कौन सा संस्करण था, हम कहेंगे तीसरा संस्करण था। कौन सा, तीसरा। ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पे टिक करना था। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा हमें बताओ इसका जो पहला संस्करण था ये कौन से वर्ष में हुआ और कहाँ पे हुआ था। पहला हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जीके में। तो अगर पहले का पूछेगा, आप कहोगे ये आपका 2020 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हम कहेंगे उड़ीसा राज्य में। पहला कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा राज्य में आपका हुआ था। कब हुआ, 2020 में आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में आपका शांतला नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया। अब ये बताओ शांतला कौन थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, शांतला कौन थी यहाँ पे।
तो बताओ असम राज्य है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आगरा एआरओ में, देखो जितने भी एआरओ हैं सारे में क्वेश्चन वहां पे कराऊंगा, किसी भी एआरओ का स्किप क्वेश्चन नहीं होगा। एक चीज ये ध्यान रखना, एक एआरओ का दूसरे एआरओ में क्वेश्चन रिपीट होता है, बस ये बात क्लियर मान के लेना। अगर सारे क्वेश्चन तैयार करते हुए चलोगे पेपर में क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे, इसकी गारंटी मैं लेके वहां पे चलता हूं। तो यहाँ पे क्या बताओगे, राज्य हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा जाए, अच्छा ये बताओ सांतला कौन थी यहाँ पे, तो सांतला कौन हो जाएगी, ये आपकी 11वीं सदी की नृत्यांगना हो जाएंगी, जो कि आपकी होयसला की रानी थी। कहाँ की रानी थी, ये होयसला की रानी आपकी हो जाती हैं। अब बताना निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को आपका फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे वहां पे कहा जाए, कौन से नेता ऐसे यहाँ पे हो जाते हैं। वैसे ये सारे सारे नाम जो यहाँ पे दिए सारे आपके इंपॉर्टेंट नाम है, ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आपके पूछे वहां पे गए। तो पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि हम फ्रंटियर गांधी किसको बुलाते हैं। आप कहोगे खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाएगा। आप सीधा सीधा क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि हमें बताओ खान अब्दुल गफ्फार खान का इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ था। अब ये उत्तर पश्चिम जो प्रांत है अब कहां पे आता है, आपका पाकिस्तान वाले एरिया में वहां पे चला गया है। तो आप क्या कहो, खान अब्दुल गफ्फार खान आंसर यहां पे हो गया। अच्छा ये बताओ मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कौन थे यहाँ पे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत के पहले ये शिक्षा मंत्री यहाँ पे हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन कभी पूछा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आपका नाम बताना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही इसका आंसर हो जाता है। अच्छा ये बताओ शौकत अली कौन थे, ये मोहम्मद अली के भाई, जो एक फेमस नाम मोहम्मद अली का देखा होगा, ये मोहम्मद अली के भाई यहाँ पे हो जाते हैं। लियाकत अली खान ये कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो इनका नाम ये बताना, ये हो जाएंगे आपके पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री। पहले क्या हो जाएंगे, पहले ये प्रधानमंत्री दोस्तों आपके हो जाते। अगर क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, जैसे अपने भारत का पूछा जाता जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो पाकिस्तान के कौन हो जाएंगे, लियाकत अली खान का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि राम नद की राम नदवी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, ये क्या चीज बजाते हैं, कौन सा वाद्य बजाते हैं। ढोलक है, सारंगी है, मृदुंगम है, या आपका नादस्वरम है। नादस्वरम लुधियाना एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों आंसर क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम इसका आंसर क्या बताएंगे, आपको बताना है मृदंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये आपसे यहाँ पूछा जाए, ये तो रामानंद वी राघवन जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी जन्म कब वहां पे हुआ था, तो इनका जन्म अगर पूछा जाए कब वहां पे हुआ, तो आप कहोगे इनका जन्म 1927 ईस्वी में क्या हो जाएगा, जन्म वहां पे हुआ था। ये हमारे जीके के 15 क्वेश्चन अभी तक दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। एक क्वेश्चन और बताना यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। पृथ्वी पर ये साइंस आ गया, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया हमारा। हाँ यहां तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए। अच्छा एक क्वेश्चन और बच गया जीके का, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित यहाँ पे हो जाती है। आप देखना अगर आपके जीके जो 15 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, अगर इन 15 क्वेश्चन अगर 13 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए हैं, तो मान चल आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। मेन आपका जीके एक ऐसा पार्ट हो जहां बच्चे काफी क्वेश्चन स्किप करते छूट जाते हैं। वहां पे यहाँ पूछा जा रहा है रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बैंकिंग से, गरीबी से, शिक्षा से, बेरोजगारी से, तो किससे संबंधित हो जाएगा। आप कहोगे सर हम कहेंगे ये गरीबी से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपके रंगराजन समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे, यहां पे अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष का नाम बताओ, अध्यक्ष वहां पे कौन हो जाएंगे, तो यहां पे किसका नाम बताना, यही हो जाएगा सी रंगराजन।
रंगराजन क्या हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष यहाँ पे हो जाते हैं। अध्यक्ष सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आप बताओगे रंगराजन इस समिति के अध्यक्ष वहां पे हो जाएंगे। अब यहां से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। साइंस भी देखो आपको जो मेन पार्ट होता है ये मान चला जीके और साइंस, तो मैथ बिल्कुल नॉर्मल आएगी। अगर कैलकुलेशन आपकी आती है 15 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, बड़ी आसानी सभी के आंसर दे लोगे। मेन क्या तैयार करना, आपको जीके में ध्यान देना और साइंस में ध्यान रखना, और जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है, किसका पूछा जाए, जड़त्व का माप पूछा जा रहा है। तो जड़त्व से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपका न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित वहां पे हो जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वेग है, द्रव्यमान है, भार है, त्वरण है। तो आंसर क्या बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व की माप यहां पे हो जाती है, तो आप सीधा कहोगे द्रव्यमान जो होता है ये जड़त्व की माप है। ऑप्शन बी पे आपको सीधा सीधा यहां पे टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, हमें ये बताओ जड़त्व का एसआई मात्रक, अगर पूछा जाए जड़त्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आप कहोगे किलोग्राम, इसका एसआई मात्रक भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का जो अगर पहला नियम है ये किससे संबंधित यहाँ पे हो जाएगा, तो न्यूटन का पहला, जो न्यूटन ने 3 नियम वहां पे दिए थे, उसका जो उनका जो पहला नियम था ये भी आपका जड़त्व से वहां संबंधित आपका हो जाता है। तो आपने आंसर क्या कह दिया, द्रव्यमान हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहां पे आपका होगा, आपका जो भार है कहां पे ज्यादा लगेगा, वहां पे भार ज्यादा है कि दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा। तो जहां पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा वहीं पे भार भी आपका ज्यादा होगा। देखो एक फार्मूला याद कर लेना कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या वहां पे होता है, जहां पे जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वहीं पे ज्यादा भार आपका महसूस होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला सूत्र क्या होता है, F बराबर हमारा हो जाएगा GMM बटे आपका R, इसका ये फार्मूला यहाँ पे आपका याद करना। कभी न्यूमेरिकल के टाइप क्वेश्चन आएंगे वहां मैं इस फार्मूला का यूज करूंगा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी वहां पे। देखो अब एक क्वेश्चन ये बताओ, यहाँ पे पहले इसका आंसर देख लो क्या हो जाएगा, आप कहोगे उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ, अच्छा जो आपका उत्तरी ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, उत्तरी ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना, आप कहोगे 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब अगर ये बताओ, अच्छा ये हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया। अब ये बताओ भूमध्य रेखा पे इसका मान कितना है, जी का मान भूमध्य रेखा पे इसका मान हो जाएगा आपका 9.78 आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो गया। तो जो आपका उत्तरी ध्रुव है इसी जी का मान जब आपका ये सब ज्यादा यहाँ पे हो गया, तो अगर इसका मान ज्यादा हुआ तो आपको जो भार होगा भार भी आपको ज्यादा महसूस होगा। अगर यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ कम भार कहाँ महसूस होता है, कम भार के लिए हम बोलते हैं, कम भार में आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। ज्यादा भार का पूछा गया हम बताएंगे उत्तरी ध्रुव, बता दिया, ठीक है। कुछ भी पूछा आपको क्वेश्चन, आपको सारे चीजें पता यहाँ पे होना चाहिए। ज्यादा भार उत्तरी ध्रुव है, अगर कम भार पूछा जाएगा हम भूमध्य रेखा आपको बोल देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दी जा रही, सूखी बर्फ क्या होती है। सूखी बर्फ क्या है आपकी, कि आपकी ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपका बेंजोइक एसिड यहाँ पे हो गया, या बिना पानी की ठोस बर्फ यहाँ पे हो गई। तो ये बताओ सूखी बर्फ क्या होती है, हमें पता है सूखी बर्फ को क्या बोलते हैं, CO2 आपकी बोली जाती है। तो हम कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑप्शन सी पे आपको टिक करना। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप बिल्कुल नहीं करना, बस क्वेश्चन देखते चलो और आप उनके आंसर दे पा रहे नहीं दे रहे, बस इतना आपको यहाँ पे देखना है। दोस्तों एक अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो सूखी बर्फ होती है इसका तापमान टेम्परेचर क्या वहां पे होता है, तो इसका टेम्परेचर क्या बताओ, ये होगा -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका टेम्परेचर दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये सूखी बर्फ का यूज आखिर कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रयोग की जाएगी, आप कहोगे जैसे शीतलन हो गया, मेडिकल में हो गया, या आपका स्टेज में काफी ज्यादा यूज, मेन जो इसका यूज होता है कहाँ, मेडिकल लाइन में होता है। जैसे किसी को चोट वहां पे अचानक लग जाती है, इसी सिकाई वहां पे आपकी की जाती है। चलिए
अगला क्वेश्चन आता है ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर वहां पे जाएंगी। अगर ओजोन मंडल आपका ना हो तो कौन सी किरणें यहाँ पे आएंगी वायुमंडल में, कि अवरक्त है, पराबैंगनी है, एक्स किरणें है या दृश्य किरणें है। तो कौन सी किरणों का नाम आपको यहाँ पे बताना है, तो वो किरणें कौन सी यहाँ पे हो जाएंगी, सीधा सीधा क्या बताओगे, वो होती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक कर देना है। अच्छा अब ये बताओ कि जो आपकी ओजोन परत यहाँ पे होती है, ओजोन परत का कार्य क्या वहां पे होता है, मेन काम क्या है ओजोन परत का। तो ओजोन परत दोस्तों मेन काम क्या बताओगे, इसका मेन काम यही होता है कि जो आपकी यूवी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है, इनको अवशोषित करना, इसका काम यहाँ पे होता है किसका, ओजोन परत का। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अच्छा ये जो आपकी यूवी किरणें होती हैं इनसे खतरा क्या है, क्या दिक्कतें वहां पे आ सकती है। तो दोस्तों देखा होगा जो आजकल आपके कैंसर हो रहे हैं, जो त्वचा कैंसर होता है, तो इन्हीं किरणों की वजह से आपका हो रहा है। तो एक पहली दिक्कत ये आती है कि जो आपकी त्वचा कैंसर वाले केस हैं ये बढ़ रहे हैं दिन के दिन, यही रीजन आपको यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद देखो आपके जो मोतियाबिंद के भी केस वहाँ काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद की दिक्कत आ रही है, तो यही अल्ट्रा वायलेट किरणों की वजह से ही वहां पे आपका हो रहा है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपकी ये ओजोन परत है इसमें जो कमी हो रही है ना, इसमें ओजोन परत जो आपके छिद्र वहां पे हो गए, इसका रीजन वहां पे क्या है, वहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओजोन परत कमी जो इसमें परत में यहाँ पे हुई, कौन सी गैसें इसके लिए जिम्मेदार वहां पे हो जाती हैं, तो उन गैसों का नाम आप यहाँ पे क्या बताओगे। वो दोस्तों गैसों का हम बोलते हैं CFC गैस। सीधा सीधा ऑप्शन आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि जो आपकी ओजोन परत है इसमें जो कमी हो रही है, छेद वहां पे हो गई जहां से अल्ट्रावायलेट किरणें अब सीधा निकल रही है जो नुकसान पहुंचा रही है, इसका मेन रीजन क्या है, CFC गैस है। जैसे आप ये गैसें कहाँ से निकलती है, जैसे आप देखा हो घरों में जो AC यूज वहां पे होती है, वहां से भी ये गैसें काफी ज्यादा आपके निकलती है। तभी दोस्तों आपकी ये CFC गैसों काफी मात्रा में आपको रोक भी वहां पे लगा दी गई है। अच्छा ये तो डेसिबल क्या वहां पे, तो डेसिबल क्या चीज है वहां पे, एक संगीत वाद्य है, संगीत का एक स्वर है, शोर का तरंग दैर्ध्य है, ध्वनि स्तर की एक माप यहाँ पे है। तो डेसिबल का तो हमें पता ही, यहाँ पे हमने कई बार देखा होगा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो डेसिबल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया, रायपुर ARO में आर्मी GD के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो डेसिबल क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये ध्वनि स्तर की एक माप यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन डी पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक कर देना है। अब अगर क्वेश्चन ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए अच्छा ये बताओ जो सामान्य बातचीत की ध्वनि स्तर क्या होता है, जैसे कि हम लोग आपस में बात यहाँ पे करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न वहां पे होती है वो कितने डेसिबल की वहां पे उत्पन्न होती है, तो आप कहोगे दोस्तों ये हो जाएगी 60 डेसिबल की ध्वनि यहाँ पे उत्पन्न होती है, जो हम लोग आपस में सामान्य बोलचाल भाषा मान बोलते हैं। सामान्य डेसिबल क्या हो जाएगी, 60 डेसिबल। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अच्छा ये बताओ कि ध्वनि प्रदूषण, अगर क्वेश्चन ये आपसे कभी पूछा जाए ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की सीमा स्तर वहां पे क्या होती है, कि कितने डेसिबल से अगर ज्यादा ध्वनि वहां पे हो गई उसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी अगर आपका ये 85 डेसिबल से ऊपर या अगर आपकी ध्वनि यहाँ पे हो रही तो वो किसमें आता है, ध्वनि प्रदूषण में आपको देखने को आपका मिल जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये बताओ जो आपका डेसिबल है, डेसिबल की खोज किसने वहां पे की, अगर क्वेश्चन पूछा जाए डेसिबल की खोज किसके द्वारा वहां पे की गई थी, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम बताएंगे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का नाम यहाँ पे आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ग्राहम नाम सही कर लेना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, क्योंकि ये नाम दोस्तों इनका आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या चीज दी जा रही है, ल्यूमेन मात्रक किसका है, ल्यूमेन किसका मात्रक यहाँ पे होता है, ज्योति फ्लक्स का है, प्रदीप्त घनत्व का है, ज्योत तीव्रता का है या चमक का है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा, और ये जबलपुर ARO में GD के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। आप क्या कहोगे आंसर इसका, सीधा सीधा बताना है सर हम कहेंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कभी पूछा जाए अच्छा एक हमें ये बताना है कि आपकी जो ज्योति तीव्रता होती, क्या ज्योति तीव्रता,
ज्योति तीव्रता की इकाई बताओ क्या वहां पे होती है। तो इसकी इकाई दोस्तों क्या बताओगे आप, कहोगे सर हम कहेंगे कैंडेला। हर चीज जो बता रहा हूं आपका इंपॉर्टेंट वही चीज बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही सारे पॉइंट मैं बता रहा हूं। जो तीव्रता की मात्रा क्या हो जाए कैंडेला यहाँ पे बता दें। संकेत क्या होता है, इसे सी डी, ये एक संकेत यहाँ पे हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ जो आगे प्रदीप्त घनत्व का इकाई क्या है, प्रदीप्त घनत्व की इकाई क्या हो जाएगी, आप कहोगे इसकी इकाई होती है लक्स होती है। संकेत क्या है, ये इसका संकेत यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया चमक की इकाई क्या होती है, चमक की इकाई बताओ, चमक की इकाई क्या हो जाएगी, हम बताएंगे चमक की इकाई निट होती है। क्या होती है, निट, सीडी प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाती है किसकी, चमक की इकाई हो जाती है। जो तीव्रता का मैंने बता दिया कैंडला यहाँ पे हो जाता है। तो कोई भी ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में हर सेट से वहां पे टकराएगा, तो सारी चीजें आप तैयार करते हुए वहां पे चलिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रकाश तरंगे कैसी यहाँ पे होती हैं, वैद्युत तरंगे हैं, स्थिर वैद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। किसका पूछा गया, प्रकाश तरंगे। कहाँ क्वेश्चन आया था, आगरा एआरओ में। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, आप कहोगे सर हम कहेंगे पेपर में क्वेश्चन आया, आप कहोगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कभी पूछा जाए, ये बताओ आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता यहाँ पे क्या होती है, इनकी गति क्या होती है। अगर इनकी चाल पूछी जाए, इनकी गति क्या वहां पे होती है, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे सर, हम कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इनकी गति दोस्तों आपकी यहाँ पे हो जाती है। गति भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इनकी गति भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दी जा रही है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे वहां पे बना होता है। इन बेसिक सवाल है लेकिन पेपर में क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। तांबा है, टंगस्टन है, सीसा है, नाइक्रोम है। लुधियाना एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताना है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना हुआ होगा। तो किसका बना होता है, आप क्या कहोगे सर, हम कहेंगे टंगस्टन का बना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर जो इसका फिलामेंट होता है टंगस्टन का ही क्यों बनता है, क्योंकि इसका टंगस्टन को क्या होता है, जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, यानी जल्दी ये पिघलता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए टंगस्टन गलनांक अच्छा बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा, हम गलनांक बताएंगे -3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जाएगा आपका टंगस्टन का गलनांक दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका ये फिलामेंट में होता है, फिलामेंट में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं, फिलामेंट में कौन कौन सी गैसें आपकी यहाँ भरी जाएंगी। तो कौन सी गैस होती है दोस्तों, यहाँ पे एक आपकी आर्गन गैस बहुत ज्यादा भरी जाती है। आर्गन होगा इस, या फिर इसके अलावा आपकी नाइट्रोजन गैस। इन दोनों गैसों में एक गैस आपकी भरी जाएगी, तो आर्गन गैस होती है या तो नाइट्रोजन। किस लिए भरी जाती है, ये इनका जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोकने के लिए ये गैसें वहां पे आपकी भर दी जाती हैं। अच्छा ये बताओ तांबा का यूज कहाँ पे होता है। तो तांबा का देखा होगा आपके कापर के तार बनते हैं, तांबा सबसे ज्यादा आपका तारों में ही वहां पे यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ नाइक्रोम जो दिया, नाइक्रोम क्या होता है। तो नाइक्रोम क्या है, ये निकल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु यहाँ पे होता है। और नाइक्रोम कहाँ पे यूज होता है, आप देखा होगा हीटर में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके हीटर होते हैं उनमें जो तार लगा रहता है वो किसका बना हुआ वहां पे होता है। तो हम कहेंगे वो नाइक्रोम का ही तार वहां पे आपका होता है। अगर क्वेश्चन पूछा शीशा का यूज कहाँ पे होता है, आप कहोगे बैटरियों में इसका यूज वहां पे किया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोम का यूज कहाँ पे होगा, हीटर जो तार होते हैं उसमें नाइक्रोम होता है। और विद्युत का जो फिलामेंट होता है उसमें आपका टंगस्टन का यूज होता है। और जो घरों में देखा होगा वायरिंग वहां पे होती है उसमें कौन ज्यादा होता है, कॉपर का तार ही आपका यूज वहां पे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरा वहां पे करते हैं। क्या रीजन है कि वायुमंडल में बादल तैरते हुए वहां पे नजर आते हैं, कि निम्न श्यानता है, निम्न घनत्व है, निम्न तापमान है या निम्न दाब है। तो किसकी वजह से, इसका आंसर क्या बताओगे, हम कहेंगे उनका जो घनत्व दोस्तों होता है ये बहुत ज्यादा कम वहां पे होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको बता देना है। इसी वजह से क्या होता है, जो बादल होते हैं ऊपर तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनका घनत्व क्या होता है, कम वहां पे होता है। अगर क्वेश्चन
ये पूछा जाए, ये बताओ जो बादल बनते कैसे हैं, बादल कैसे आपके बनते हैं, तो बताओ कि जो जल वाष्प के संघनन से ये छोटे छोटे बूंद के रूप में आपका बनता है, यानी जल वाष्प के संघनन से क्या होता है, आपका बादलों का निर्माण वहां पे होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, पीले रंग का पूरक रंग बताओ। पीले रंग का पूरक रंग क्या होता है, नीला है, लाल है, नारंगी है, हरा है। और आगरा एआर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या बताओगे, पीले रंग का पूरक रंग बता दीजिए क्या वहां पे होगा। तो आप क्या को सोचो क्या आंसर बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे कि जो पीला रंग होता है इसका पूरक रंग क्या हो जाएगा, नीला आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ये पूरक रंग जो है, पूरक रंग है क्या चीज, किसे हम लोग पूरक रंग वहां बोलते हैं। तो पूरक रंग दोस्तों क्या होता है, ये रंग चक्र में विपरीत रंग, यानी जो मिलकर सफेद रंग वहां बना दे, यानी विपरीत चक्र वहां पे चल रहा, वही हमारा क्या होता है, पूरक रंग यहाँ पे होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, हमें ये बताओ पीले रंग का पूरक हमने क्या बताया, नीला बता दिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका लाल रंग है इसका पूरक रंग पूछा जाएगा, हम कहेंगे हरा हो जाएगा। नारंगी रंग दिया गया, इसका पूरक रंग अगर पूछा जाए आप कहोगे नारंगी का भी यहाँ पे नीला ही यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरा रंग का पूरक रंग क्या होता है, आप कहोगे लाल रंग यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये बताओ प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हमारे, अगर पूछा जाए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं आप बताओगे। एक जैसे आपका दोस्तों लाल हो गया, क्या हो गया, लाल हो गया। जैसे आपका नीला हो गया, लाल हो गया, एक आपका नीला हो गया, एक आपका हरा रंग हो गया। ये सारे क्या होते हैं, इनको हम लोग प्राथमिक रंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दी जा रही है, रडार के आविष्कारक कौन। देखो रडार का फुल फॉर्म भी हमारे पेपर में आता है, यहां पे चलो पूछा गया रडार के आविष्कारक कौन है, और ये ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जो कि आगरा एआर में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो रडार का अगर पूछा गया, रडार के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, यहां बताओगे आपका क्या, ए एच टेलर एवं लियो सी यंग, ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा रडार के आविष्कारक, ये वहां पे हो जाते। अगर क्वेश्चन ये आपसे कभी पूछा गया, हमें ये बताओ जो रडार का फुल फॉर्म मैंने बताया, तो फुल फॉर्म दोस्तों क्या बताओ, सीधा बताना, आर ए डी रेडियो, डी ई टी सी टी आई ओ एन, एंड रैंगिंग, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए, जो रडार होता है, रडार का मुख्य उपयोग वहां पे क्या होता है, तो मुख्य यूज क्या होता है, वस्तुओं को पता लगाने में, और वो वस्तु कितनी दूरी है वो पता। जैसे आप देखा होगा जो समुद्र हो गया, समुद्र गहराई में कोई वस्तु वहां पे चली गई है, तो मान लो हम लोग इस आपका रडार का यूज वहां पे कर रहे हो, या फिर मान लो कोई चीज बहुत दूर से, देखा होगा कि जो आर्मी वाले होते हैं अगर कहीं से रॉकेट लॉन्च वहां पे होती है तभी वो रडार का ही यूज वहां पे करते हैं, यानी वो मिसाइल अगर वहां से लॉन्च की गई कौन सी दिशा में है और दोनों के बीच कितनी दूरी यहां पे है, किसका प्रयोग किया जाता है, इसी रडार का ही यूज वहां पे किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए रडार की खोज आपकी कब, वहां कौन से दशक में इसकी खोज वहां पे की गई थी, तो रडार की खोज दोस्तों आपका 1920 के दशक में इसकी रडार की खोज वहां पे आपकी हुई थी वहां पे। तो ये फुल फॉर्म याद करना, फुल फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, रीजन क्या है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ये आपका जो आपका ये फिजिक्स वाला टॉपिक था वहां बहुत बार ये आपने पढ़ा होगा। तो बताइए क्या होता है जो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर वहां पे चढ़ जाता है, ऑप्शन सारे आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या रीजन यहाँ पे होगा। ये क्वेश्चन हमने इतनी बार पढ़ा होगा ना, इसे सब देखते ही आंसर वहां पे दे दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होगे, तो देखो बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा वहां पे गया था। आप सीधा क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आपको सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पे बता दे, इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन आप इसका आंसर क्या बताओगे, डी आपका राइट होगा। अब बताओ भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम वहां पे दिया गया है, विक्रम फर्स्ट है, कल्पना सेकंड है, इनसेट 5 है, या चंद्रयान फर्स्ट हो जाता है। तो भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया, तो चंद्र मिशन का नाम क्या बताओगे, आपको बताना है, वो हो जाएगा, उसे नाम दिया गया चंद्रयान फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ जो चंद्रयान फर्स्ट है ये कब लॉन्च हुआ था, ये कब आपका
लॉन्च कब किया गया था, आप क्या बताओ कौन से वर्ष में आपका लॉन्च हुआ था? हम बताएंगे सर 22 अक्टूबर 2008 में ये आपका लॉन्च वहां पे किया गया था। एक दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है, एक देखो ऑप्शन दिया है विक्रम दिया है, तो विक्रम क्या यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाता दोस्तों, यहाँ पे एक मिशन चला था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का ये क्या हो जाएगा, आपका लैंडर होता है, चंद्रयान 2 का लैंडर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया विक्रम फर्स्ट वहां पे क्या था, हम कहेंगे ये चंद्रयान 2 जो मिशन वहां पे लॉन्च किया गया था उसका ये लैंडर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो आंसर क्या बताओगे, आप कहोगे चंद्रयान फर्स्ट, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि बताओ, इनमें से अदिश राशि कौन है? ऊर्जा है, बल है, संवेग है, आघूर्ण है, आग्रह AR में GD के पेपर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें बताना है कि अदिश राशि बताइए इनमें से क्या यहाँ पे हो जाएगी। तो अदिश राशि सीधा सीधा क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊर्जा, ऊर्जा क्या है आपकी एक अदिश राशि ही तो हमारी यहाँ पे होती है। देखो अदिश राशियाँ क्या होती है कि केवल परिमाण हो, उसमें अदिश राशि किसको कहते हैं, केवल परिमाण हो उनको क्या बोलते हैं, अदिश राशि यहाँ पे कहते हैं। तो अदिश राशि एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान क्या है एक अदिश राशि है, या तापमान हो गया, क्या हो गया, तापमान क्या है आपकी अदिश राशि हो गई। जैसे आपका समय हो गया, समय क्या है अदिश राशि है। जैसे आपका कार्य हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगे अदिश राशि यहाँ पे होती हैं। अगर यहाँ कभी हमसे ये पूछ लिया जाए सदिश राशियों का, पहले ये बताओ सदिश राशियां होती क्या है। तो सदिश राशियां दोस्तों क्या बताओगे, इनमें परिमाण और जिसमें दिशा दोनों जहां पे होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कही जाती है। तो सदिश राशियों एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपका बल हो गया, बल हो गया, जैसे वेग हो गया आपका, क्या वेग हो गया, जैसे आपका विस्थापन हो गया, क्या हो गया विस्थापन हो गया, या फिर आपका जो त्वरण हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगे आपकी सदिश राशियां यहाँ पे हो जाती हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई क्या है, तो आप क्या कहोगे, ऊर्जा की इकाई सर हम कहेंगे जूल यहाँ पे हो जाती है। अगर बल की इकाई आपसे पूछी जाए तो बल की इकाई क्या कहोगे, न्यूटन आपकी बल की इकाई यहाँ पे हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप तैयार करना, पेपर में क्वेश्चन टकराएगा आपके यहाँ से कोई ना कोई। आप बताओ वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकते हैं। आप देखा होगा कि जब मान लो परेड वहां पे होती है तो ये जो करतब वहां पे दिखाया करते हैं, क्या कैसे वहां पे होता है, किसकी वजह से, गुरुत्व के कारण होगा, भार के कारण होता है, अभिकेंद्र बल के कारण होता है, या अपकेंद्री बल के कारण यहाँ पे होता है। तो किसके कारण से यहाँ पे होता है, यानी वायुयान खड़े लूप में हवाई जो करतब वहां पे दिखाते हैं ये आपका अभिकेंद्र बल के कारण यहाँ पे होता है। सीधा सीधा ऑप्शन सी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैथ के ये मान के चलना दोस्तों, केवल कैलकुलेशन अगर आपको आती है 15 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे सही कर लोगे। पहला मैथ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या दिया जा रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा, हमने माला अर्धगोलाकार को कटोरा हो गया, त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है, इसे अंदर यानी अंदर इधर हमें पेंट करना, अंदर पेंट करना है, अंदर पेंट और बाहर भी ये कटोरे को वहां पेंट करना है, पेंट करना है। तो ये बताओ दोनों तरफ से पेंट किया जाना है, 15 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर क्यूब की दर से। इसे पेंट करने की लागत बताओ क्या होगी। पाई का मान दिया गया 22/7 का मान यूज करो। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करो, ध्यान देखो सवाल आपने पढ़ा एक बार, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या इसका होगा। देखो ये कटोरा हो गया, अगर यहाँ पे हम इस अंदर वाले भाग का एरिया कितना आपका हो जाएगा, आप कहोगे सर अंदर वाले भाग का एरिया हो गया हमारा 2πr² हो गया। अब ये जो बाहर वाला भाग है इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, अर्थ का आकार वहां पे, ये भी एरिया क्या हो गया, ये भी एरिया दोस्तों आपका 2πr² यहाँ पे हो गया। ये टोटल हमें कितने एरिया में आपका पेंट वहां पे करना, टोटल दोस्तों हो गया 4πr², ये एरिया हमारा हो गया। बस इसी में सारे मान यहाँ पे आपको रख देने, आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल लिखा है 4 गुणे पाई का मान क्या दिया गया 22/7। अभी सवाल दिया गया पाई का मान कितना यूज करना 22/7। आप बताओ त्रिज्या क्या यहाँ पे दी जा रही है, एक अर्धगोलेकार त्रिज्या है 3.5, तो यहाँ पे क्या है आपका r² यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सीधा क्या करना 3.5 गुणे 3.5, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा कितने एरिया में हमें पेंट वहां पे करना। अब इसे सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए, तो 7 से काटा ये कितना हो गया 7 पना 35.5 आपका हो गया, 4 गुणे
22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 यहाँ पे करोगे, ये दोस्तों लगभग आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। यानी इतने एरिया में हमें इसका पेंट वहां पे करना है, इतने एरिया में आपको पेंट वहां पे करना है। देखो पेंट का रेट क्या दिया जा रहा है कि 15 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर क्यूब का। अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब का 15 रुपए खर्चा आ रहा है, तो अगर सबसे पहले हम ये कह रहे हैं इसको 10 से एक बार कर दें भाग, तो हमें ये निकल के आ जाए कितना हमें मतलब कितना पैसा लगेगा। तो टोटल आपका 154 जो यहाँ पे दिया गया है, इसको 10 से भाग कर दे, जो अब इसके बाद जो एरिया निकल के आएगा उतना एक की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे हमें पता है 15 से, सिंपल से इसे आपको गुणा आपको कर देना है। इसे सॉल्व करो, आपका रुपया निकल के आ जाएगा। तो 5 से काटो, 5 दूना 10 हुआ, 5 से काटा 5 त्रिक 15 हो गया, 2 से काटा 2 7 14, 2 7 14 और 77 गुणे आप 3 यहाँ पे करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा 231 रुपए। कितना निकल के आ गया 231 रुपए हमारा आ गया। तो हमें कितना खर्चा आ जाएगा कटोरे को अंदर बाहर खर्च पेंट करने का, 231 रुपए हो गया। ऑप्शन सी पे आपको टिक कर देना। स्क्रीनशॉट लेना, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाद में आपको एक बार जरूर वहां पे करना है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि वहां पे हो। तो पेन और कॉपी लेके दोस्तों बैठना, एक बार देखना क्या इसका आंसर कितना हमारा हो सकता है। कैसे सॉल्व करोगे पहले ये देख लो। हमने माना कि पहले माना जो आपका पेट्रोल हम लोग यूज कर रहे थे, पेट्रोल कितना हम लोग यूज कर रहे थे, आपने कहा हमारा 100 लीटर का पेट्रोल पहले यूज कर रहे थे, ठीक है। अब ये बताओ अगर ये देखा जाए उनके रुपए कितने थे, यानी मान लो आपका रुपए कितना, रुपए लिख लो यहाँ पे। पेट्रोल हमने मान लो आपका 100 लीटर आपने यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हमने देखा कि 1 लीटर हमने लिख लिया। 1 लीटर अगर रेट कितना था वहां पे 100 रुपए, मानो उसका भी रेट हमने माना 1 लीटर का 100 रुपए रेट चल रहा है। अब पहले ये बताओ खर्चा क्या हो जाएगा आपका, व्यय कितना हो जाएगा। अगर आप 100 लीटर का पेट्रोल यूज कर रहे हो, 1 लीटर का खर्चा अगर 100 रुपए वहां पे, टोटल खर्चा हमारा यहाँ पे हो रहा है आपका 10,000 का खर्चा आपका हो गया, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में चीज हमें दी जा रही है। अब सवाल में आ जाओ। अब सवाल में ये बोला गया है कि पेट्रोल के मूल्य में अगर 50% की वृद्धि कर दे। अब जो पेट्रोल का रेट हो गया, पेट्रोल का अब जो मूल्य हुआ 50% की वृद्धि, 100 में 50% वृद्धि कर दी, कितने रुपए का हो गया पेट्रोल, आपने कहा 150 रुपए का। अब वही पेट्रोल हो गया आपका 150 रुपए का यहाँ पे हो गया। लेकिन सवाल में क्या चीज आपको बताई जा रही है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की हम कमी कर दें कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की ही वृद्धि हो। अभी अगर व्यय आपका 10,000 था, अब इसी व्यय में खर्चे में अब क्या हो गया 14% की वृद्धि, यानी जो आपको ये 10,000 यहाँ पे दिया जा रहा है 14% वृद्धि, मतलब 114/100 से यहाँ पे आप गुणा करो, इसके सोल्व करोगे। अब खर्चा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 114 सीधा सीधा हो गया और आपके 2 जीरो लग गए, यानी 11,400 रुपये हमारा व्यय हो गया। अब सवाल में ये आपका व्यय हो जाता। अब सवाल में बताओ, ये हमें बताना है कि जो व्यय था वहां, जो आपका डीजल था, कितने रुपए उसमें हम कमी वहां पे कर दें, ठीक है। यानी कि पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि यहाँ पे हुई थी। अब यहाँ पे जो आपका 1 लीटर पेट्रोल था, अब ये आपका हो गया था 150 रुपए में। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो पेट्रोल की जो हम खपत थी कितनी हमने कम वहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब ये बताओ अगर पेट्रोल का रेट है आपका 150 रुपए में और इतना आपका खर्चा यहाँ पे हो रहा है, तो आप कितना पेट्रोल वहाँ पे यूज कर रहे हो। तो हम कहेंगे जो आपका 11,400 ये दिया जा रहा है, इसको हम क्या सीधा करें 150 से आप यहाँ पे भाग आप कर दीजिए। तो कितना निकल के आया, 5 से काटिए, 5 त्रिक 15 हुआ, 5 दूना 10 हो गया, फिर 5 दूना 10 हुआ, 5 24 हो गया। अब 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 हो गया और 3 सत्ते 21 होगा, 3 18, यानी 76 लीटर का अब हम यूज कर रहे हैं। पहले जो आपका पेट्रोल यूज हो रहा था 100 लीटर यूज हो रहा, अब यहाँ पे हम केवल 76 लीटर का यूज यहाँ पे आप कर रहे हो। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है, परसेंटेज आपका पूछा जा रहा है कितनी कमी वहां पे हुई है। तो पहले हम लोग यूज कर रहे थे 100 लीटर का, तो कितना आप कम यूज करने लगे, आप कह रहे हो हम 24 लीटर यहाँ पे कम यूज करने लगे। परसेंटेज लिए क्या किया आपने, 100 से गुणा कर दिया, तो टोटल परसेंटेज क्या निकल के आ गया, आपने कहा 24%। ये कटौती
कटौती यहाँ पे कर दी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 24%। दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, मैं आपको वो बिल्कुल एक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ कि भाई जो पहले क्वेश्चन आते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं सिलेक्टेड वही क्वेश्चन करा रहा हूँ कि देखो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन तो आप खुद ही आप लगा लोगे यहाँ पे। आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के वहाँ चले आए, ताकि हम वो क्वेश्चन गलती ना करें। अगर पेपर में क्वेश्चन आया आप ताकि उनके आंसर आसानी से वहाँ पे दे पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि गिल एक ही मूल्य पर दो कुत्ते बेचता है, एक में 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे में 22% की हानि अर्जित करता है। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा एक में प्रॉफिट हो एक में हानि हो, तो अगर वैल्यू दोनों की सेम वहां पे दे दी जाए तो इसमें हमेशा पहले तो देखना हानि ही होगी यहाँ पे। तो जो ऑप्शन आपके लाभ वाले हैं उनको सीधा सीधा ही आपको वहां पे काट देना कि लाभ तो हो ही नहीं सकता, हमें होगी हानि। अब ये हानि कितनी यहाँ पे होती है, सिंपल सा है s² बटे 100 यहाँ पे सॉल्व करना है। जो आपका आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 22% 22 का यानी संख्या 22 है, 22 का वर्ग कितना होता है 484 होता है। 484 का आप बटे 100 यहाँ पे कर दो, कितना हो गया आपका 22 का वर्ग आपने कहा 484। अब बटे यहाँ पे 100 किया, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4.84% की क्या हो जाएगी आपकी हानि ही होगी वहां पे। तो हम क्या कहेंगे 4.84% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पेपर जो आपका बनता है, आपके मान चला 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 10 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, 5 क्वेश्चन थोड़े आपके मॉडरेट लेवल के रहेंगे, हार्ड भी हो किसी बच्चों को लग सकता है किसी बच्चे को नॉर्मल, यानी ये डिपेंड करेगा तैयारी पे, आपने कैसी वहां पे तैयारी कर रखी है। अगले क्वेश्चन में आइए, किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 378 है, मूलधन बताओ क्या होगा। कुछ नहीं बस कैलकुलेशन है, वो फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 यहाँ पे आप कर देते हो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, वो साधारण ब्याज कितना निकला है 378 रुपए, तो यहाँ पे आपने लिखा 378 रुपए बराबर मूलधन पूछा गया है और दर कितनी आपकी 9% है, समय कितना है 5 वर्ष है, बटे यहाँ पे कर दोगे 100 यहाँ पे, बस इसी P का मान आपको निकाल देना है, P वही आपका आंसर हो जाएगा। P का मान P बराबर यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, ये बराबर हो गया 378 गुणे आपका 100 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 9 गुणे 5 हुआ, 5 से काटा 5 दूना 10 20 हो गया, 378 बटे 9 का भाग 378 में करोगे, इसे सॉल्व करो कितना निकल के आ जाएगा आपका 840 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया। तो आप क्या कह दोगे मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन आपने कह दिया ऑप्शन नंबर डी 840 रुपए यहाँ पे हो गया। और ये क्वेश्चन जबलपुर ARO में GD के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर व्यास आपका 21, देखो व्यास अगर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसका आधा होते 21 बटे आपका 2 क्या हो जाएगा इसकी त्रिज्या हो जाती है। पूछा क्या गया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या फार्मूला होता है, आप कहोगे ये हो जाएगा अभी 4 पाई r² हो गया। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या कैसे सॉल्व करोगे, 4 गुणे पाई का मान रखा आपने 22/7, आर का मान 21/2 है, वर्ग करोगे 21/2 गुणे 21/2 यहाँ पे हो गया, काटी यहाँ पे 7 त्रिक आपका 21 हो गया। अब यहाँ पे 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 22 गुणे 3 गुणे 21 करो कितना हो जाएगा 3 1 के 3, 3 दून 6, ये दोस्तों आपका हो जाएगा, यानी जब गुणा करोगे होगा 1386 रुपए दोस्तों यहाँ पे हो गया। तो हम क्या कहेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 1386। ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक वहां पे कर देना, कितना हो गया 1386, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हो गया। ये फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला क्या है ये इसका, ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर इसमें अगर फार्मूले याद हैं तो आंसर सीधे सीधे आपका निकल के वहां पे आ जाएगा, फार्मूले आपको पता वहां पे होने चाहिए। रुपेश मंदार और केतन का औसत वजन अगर 45 kg है, रुपेश और मंदार का आपका 43 kg है, मंदार और केतन का आपका 45 kg है, तो हमें बताना ये बताओ मंदार का वजन कितना वहां पे हो जाता है। देखो हमें पता है योग बराबर क्या होता है, अगर हमें औसत पता है और संख्या पता हम योग वहां पे निकाल लेते हैं। देखो पहले बात हुई है रुपेश की, मंदार की, केतन की, किसकी बात हुई है, यहां बात हुई रुपेश की बात हुई है, मंदार की बात हुई है, केतन की। अगर इनका योग देखें योग कितना हो जाएगा, औसत अगर आपका
45 केजी है, योग होता है औसत गुणे संख्या। औसत अगर 45 है, संख्या अगर 3 लोग हैं, 3 हो गए, तो योग हो जाएगा 45 गुणे 3 हो जाएगा। 45 गुणे 3 का मान क्या होता है, 135 केजी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ जाओ। रूपेश और मंदार का दिया जा रहा है, किसका, रूपेश का नाम है, मंदार का, इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, संख्या 2 हो गई हमारी, 43 गुणे 2 यहाँ पे करोगे, ये हो गया 286 केजी यहाँ पे हो गया। आगे आ जाओ, यहाँ पे मंदार और केतन का दिया गया, किसका, मंदार और केतन का, औसत आपका 45 है, योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 90 केजी यहाँ पे हमारा हो गया। हमें निकालना है किसका, मंदार का निकालना है, मंदार का हमसे पूछा जा रहा है, तो बताओ मंदार का कितना यहाँ पे आपका हो जाता है, तो वो कैसे निकालोगे, देखो कैसे आप इसको सोल्व यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे किसी का भी एक का सोल्व कर लो आप, यहाँ पे अगर हम ये कर लें, देखो यहाँ पे कैसे मंदार का आप यहाँ पे निकाल लोगे, आप ये करिए, वहां पे देखिए, यहाँ पे देखो आपके 3% है, यहाँ पे अगर हम मंदार का माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, यहाँ पे हम केतन का माइनस कर दें, केतन का माइनस कर दें, यहाँ किसका मान, हमें इनका नाम पता चल जाएगा, रूपेश का पता चल जाएगा, तो रूपेश का जो वैल्यू निकलेगी इसमें आपको माइनस कर देना, यहाँ से मंदार का हम निकाल लेंगे। तो पहले हम देखो उनका नाम दे दो, इसको हमने नाम दिया समीकरण 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3। ठीक है, अब ये करो कि समीकरण नंबर 1 में अगर हम समीकरण नंबर 3 इसको माइनस यहाँ पे कर दे, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके, 135 में आपने यहाँ पे 90 माइनस किया, तो कितना आ गया, 5 सीधा सीधा आ गया, 9 में 13 में 9 आप माइनस करो, कितना आ जाएगा आपको, ये 4 आ गया, 45 यहाँ पे निकल के आ गया। यानी हमें ये पता हो गया, यहाँ पे मान लो ये माइनस हो गया आपका, ये केतन माइनस हो गया, हमें इनका पता हो गया कि आपके जो रूपेश हैं, रूपेश का वजन कितना हो गया आपका, 45 केजी यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब किसी एक भी वैल्यू में आप यहाँ पे रख दो, जैसे रूपेश का नाम यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, तो अगर हम ये करें कि इसमें आप 45 केजी अगर माइनस कर दोगे, तो किसका बचेगा, हमें मंदार का बच जाएगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया, जो 86 वैल्यू दी जा रही है, इसमें हमने 45 माइनस कर दिया, 6 में 5 माइनस किया 1 हो गया, 8 में 4 किया 4 हो गया। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो आपका रूप जो यहाँ किसका पूछा, मंदार का, तो मंदार का वजन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 41 केजी हो गया। मंदार का वजन कितना हो गया, आप कह दोगे 41 केजी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस वहां पे करिए, कुछ नहीं बस कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आपकी सही हो गई, बड़ी आसानी क्वेश्चन दे सही कर लोगे। और जो नोट्स मैंने आपके मैथ के बना रखे वहां पे, जितने क्वेश्चन दे रखे बस वो तैयार करना, सारे प्रीवियस क्लियर क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे, सारे में टाइप वाइज वहां पे आपको बता रखे कि कौन से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिया जा रहा है, 30%, 25% और 40% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक एकल छूट, तो यहाँ बताओ। देखो ये क्वेश्चन अगर आप मान लो ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, बहुत लंबा वहां चला जाएगा। एक इसका सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे लिख लेना। फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 डिस्काउंट दिए जाए और एक एकल डिस्काउंट आपसे पूछा जाए, तो ये हो जाएगा दोस्तों, सीधा फार्मूला क्या हो जाए, 100 गुणे एक ब्रैकेट कर 1 माइनस का d1 अपान 100 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस का d2 बटे 100 हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा 1 माइनस का d3 बटे 100 यहाँ पे हो जाएगा। बस इसको ये फार्मूला आपका हो जाता है, इसे सॉल्व करना है, यहाँ से आप एकल डिस्काउंट वहाँ पे निकाल सकते हो। तो जो क्या डिस्काउंट, एक है 30% है, 25% है, 40%, सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, क्या आपका लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 गुणे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा d1, 30 बटे 100 कर दोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे 25 बटे 100, यहाँ पे क्या कर दोगे 40 बटे यहाँ पे 100 कर दोगे। अब इसकी मान कितना निकल के आएगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपको 1 माइनस का, जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट हमने कर दिया, ये हो जाएगा दोस्तों 0.70 गुणे 0.75 हो गया, गुणे 0.60 यहाँ पे दोस्तों आपको ये हो जाएगा। यानी जब हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू रखेंगे, इतना ही मान यहाँ पे निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा दोस्तों 100 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन सारी संख्याओं का आप गुणा जैसे यहाँ पे करोगे, वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस का 0.315 यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब ये मतलब डी बराबर, अब डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे, अब यहाँ पे एक में जब ये
315 आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.685 यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसको 100 से गुणा करोगे हो जाएगा 68.5, ये निकल के आ जाएगा और यही हमारा एकल डिस्काउंट यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये फार्मूला याद करना, एक बार प्रैक्टिस खुद करना, क्योंकि ये सवाल आपका टाइम लेगा वहाँ पे। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछा गया, स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है लेकिन नॉर्मल है नहीं यहाँ पे, ये टाइम आपका ले जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व वहां पे करना। ये फार्मूला इसका याद कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस यहाँ पे करिएगा तभी आप इसके ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आके पूछा गया तो जब सबसे आखिरी में इसे आपको सॉल्व वहां पे करना, पहले शुरू में ना लग जाना। अगर स्टार्टिंग में इसे सॉल्व करने में लग गए वहां पे, मान चला टाइम कम से कम ये आपका 5 से 6 मिनट वहां पे लेके बैठ जाएगा। एक क्वेश्चन का 5 मिनट तुमने टाइम दे दिया, मान लो बहुत ज्यादा टाइम आपने बर्बाद अपना वहां पे कर लिया। अगला क्वेश्चन आता है कि एक रेस में 10 बाइकें भाग लेते हैं जिनमें पीली और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों का औसत आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीली बाइक की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, हरी बाइक की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी बाइकें हरी हैं? संख्या पूछी जा रही है, एवरेज से आप इसे सॉल्व कर लो। देखो औसत क्या दी जा रही है, औसत हमने लिखा यहाँ 35 आपका दिया गया है। इसके बाद कितनी बाइकें हरी हैं, लाल बाइकें हैं, हरी बाइकें शामिल हैं। सभी बाइकों का औसत चाल आपकी 35 है। पीली बाइक का औसत 55 है, जो आपकी येलो है उनका क्या है, यहाँ 55 हमने लिख लिया। पीली बाइक का औसत चाल आपकी 55 है। हरी बाइक का, जो आपकी हरी बाइक ग्रीन बाइक है, उसका औसत चाल आपका 30 यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इनका क्या करो, आपका एलिगेशन मेथड यहाँ पे लगा दो। तो ये बताओ आपका 35 में 30 माइनस किया कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 हो जाएगा। 55 में आप 35 माइनस करो, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो यहाँ पे ये जो दोस्तों संख्या, अब इसको कार्ड रेशियो कर, 5 से 1 के 5, 5 से काटा 5 चौको 82, ये क्या हो गया, इनकी संख्या का रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये कुल गाड़ियों की संख्या क्या है, 100 यहाँ पे दी जा रही है। यानी अगर 4 1 5 जोड़ा गया, 5 बराबर अगर आपको 100 के बराबर दिया गया, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 के बराबर यहाँ पे हो गया। तो हमसे किसका पूछा जा रहा है, तो हमें ये बताओ कि कितनी बाइकें आपकी हरी हैं। तो हरी बाइकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ पे हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू आपकी 4, एक की वैल्यू अगर 20 है, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुणे 20 कर दोगे, 4 दूना 80 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, हरी बाइकों की संख्या कितनी हो गई, आपने कहा 80 हो गई। तो बस सीधा सीधा क्या कह देना, ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक वहां पे कर देना, आपका राइट आंसर ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर वरुण है ये 5400 की राशि को निवेश करता है, आशीष 9400 की राशि को निवेश वहां पे करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में आशीष को वरुण से 960 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखो अभी मैंने इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट वहां पे कराया था, वहां ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया, सेम क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप के वहां पे आया था। तभी मैं कह रहा हूं बस केवल आपके ARO वहां पे चेंज होंगे और क्वेश्चन आपके पूरी वैसी वहां पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे आपको सोल्यूशन भी वहां पे करना अगर आपका एग्जाम वहां पे निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करो, ध्यान से आप देखिएगा। यहां पे ये बताओ, जो आपको ये ब्याज यहां मिला 960 में, जो ये ब्याज मिला क्यों मिला ज्यादा इतना यहाँ पे, इसका रीजन क्या है कि अगर ये 9400 रुपए लगा रहे हैं, ये 5400 रुपए लगा रहे हैं, यानी जो इन्होंने 4000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट वहां पे किया उसी का मान लो आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, और दर आपसे पूछी जा रही है। तो कितना पैसा आपने ज्यादा लगाया है। देखो यहाँ पे सिंपल फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय होता है बटे 100 हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कितना दिया गया 960 रुपए, यहाँ पे सिंपल रख दिया आपने 960 लिख दिया। मूलधन, मूलधन में क्या लिखोगे, कितना पैसा आपने ज्यादा लगाया जहां पे ये ब्याज आपको ज्यादा मिला, आपने कहा 4000 रुपए हमने यहाँ पे ज्यादा लगाए 4000। समय कितना, 4000 यहाँ पे ज्यादा हमने लगाए हैं। समय कितना यहाँ पे दिया जा रहा है, समय टोटल कितना है आपका 3 वर्ष का यहाँ पे समय दिया गया। तो समय हमने क्या लिखा 3 वर्ष, दर आपसे पूछी जा रही है, दर पूछी गई है, बटे यहाँ पे आपने 100 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 0 सीधे सीधे आपके कट गए, यहाँ 40 बता, इस 0 0 आपने काट दिया, 4 से काटा 4 दूना 8 हुआ, और 4 चौक 16 यहाँ पे हो गया, यहाँ काटा 3 वट आपका 24 हो गया। तो हमें पता है दर बराबर आर बराबर क्या वैल्यू निकल के आ गई, आपने कहा 8% यहाँ पे निकल गई। तो हम कहेंगे दर कितनी हो जाएगी, दर आप कह दोगे 8% की दर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा वहां पे टिक करना है। इसकी स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा।
चलिए अगला सवाल आता है, अमित ने एक पियानो खरीदा और 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया। गोपाल ने इसे 25% की हानि पर अच्छे को बेच दिया। तो अच्छे ने अगर 1890 का भुगतान वहां पे किया है तो हमें ये बताना अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य वहां पे कितना था। तो हमने माना कि वो पहले जो खरीदा होगा, मान लो 100 रुपए का खरीदा था। कितने रुपए का? 100 रुपए खरीदा था। जब इसने क्या किया और उसे 5% लाभ पे बेचा, तो यहाँ पे 5% लाभ हुआ। देखो 5% हुआ, 5% हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5% आपको 1/20 कर सकते हो। देखो इससे बटे 100 किया, 5 से काटा, 5 दूना 1/20, यानी 20 में अगर 1 का लाभ हुआ, इसे हम लिख सकते हैं 21/20। इसको आपने लिख दिया 21/20, यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे क्या लिखा है? गोपाल ने इसे 25% की हानि पे, तो ये जो 25% है, 25/100 हम करते हैं, इसको आप 1/4 लिख सकते हैं, यानी 4 में 1 का हमें हानि हो गई। तो इसको हम गुणा कर दिया 3/4 से। तो बराबर कितने को आपने बेचा है? ये बेचा गया आपको 1890 रुपए। कितने का? 1890 रुपए का। बस हमसे इसी x का मान पूछा जा रहा है। इस x का मान बताओ क्या यहाँ पे हो जाता है। जो वैल्यू कटे आप काट दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 3 से काटा हमने, का 3 18 हुआ, 3 रखा 9 आपका हो गया। फिर आपने मान लो 3 से काटा, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 दूना 6 हुआ, 3 इक्के 1 हो गया। 7 से काटा, ये आपका 7 रे 21 यानी 30 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 4 दूनी 8 80, यानी 80 गुणे आपका 30 हो गया। 8 का 8 8 24 हो गया, यानी कि 24 ये दोस्तों हो गया, और 2 जीरो और आपने यहाँ पे लगा दिए। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो आपका अमित था, अमित का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2400 रुपए आपका अमित का क्रय मूल्य यहाँ पे हो गया। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन आता है 28 और 112 का तृतीय अनुपाती बताओ क्या होता है। देखो 3 संख्या है, ए है, बी है, सी है, और इसका फार्मूला एक याद कर लेना, बी स्क्वायर बराबर आपका ए सी यहाँ पे होता है। तृतीय अनुपाती सी बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है, होगा बी स्क्वायर बटे ए। यहाँ पे मान लो एक संख्या ये ए हो गई, ये बी होगी, एक संख्या सी रही होगी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, 112 का स्क्वायर बटे 28। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 112 का स्क्वायर 112 बटे 28 यहाँ पे आपको कर दोगे। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे, काटोगे यहाँ पे, ये कितना 112 गुणे 112 कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये हो जाएगा 12,544 हमारा हो गया। अब बटे आपने 28 किया, 28 जैसे ही भाग करोगे 448 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? तृतीय अनुपाती कितना हो गया आपका? 448 हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक कर देना। बस ये फार्मूला याद कर लेना, बी स्क्वायर बराबर ए सी। प्रथम आप ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसी में सारे मान आपको अप्लाई करने, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है, ए और बी की चाल। देखो ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, इनकी चाल का रेशियो क्या दिया जा रहा है? 3:5 का यहाँ दिया गया। चाल का रेशियो अगर स्पीड का दिया गया, समय का रेशियो क्या होता है इनका? जस्ट आप उल्टा यहाँ पे कर दोगे, समय का रेशियो आपका हो जाता है। सवाल में दिया जा रहा है कि दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो एस को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी 3:5, यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट, बी को कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पे आपको लग रहा है 18 मिनट, यानी 3 कितने गुना है? आप कह रहे हो 6 गुना। 3 बराबर अगर 18, 1 बराबर 6 के हो गया, तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको भी आप 6 से गुणा कर दो, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा? 30 मिनट आ जाएगा। तो हम क्या कह दोगे? ऑप्शन सी, यानी जो चाल का उल्टा कर दोगे वो हो जाएगा समय का रेशियो, और समय एक की वैल्यू आपको 18 दी गई, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लोगे। ऐसे आंसर आपको सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब एक सवाल ये दिया गया, 3x² 4xy का तृतीय अनुपाती अगर इनका 48 है तो y का धनात्मक मान बताओ कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा। अभी सेम सवाल मैंने इसके पहले वहां पे कराया था, जहां मैंने आपको फार्मूला क्या बताया? बी स्क्वायर बराबर ए सी फार्मूला बताया था। यहाँ भी किसका पूछा? y का। सेम एक बार प्रैक्टिस करिएगा इस फार्मूला लगा के, इसी से आपको इसका आंसर आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट वहां पे होता है, स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर से अगर व्हाट्सअप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं प्रॉपर सोल्यूशन में बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रखा था। अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो ये मान चलना आपके पेपर में, रायपुर एग्जाम में जब जीडी के पेपर वहां पे हुआ, ये क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर लोगे, और हो सकता है आपके एग्जाम में ही ये क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाए।
चलिए अगला सवाल क्या दिया जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो कभी भी अगर बड़ी संख्या से पूछी जाए आपको सीधा पता होना चाहिए, हमें मासापा पूछा जा रहा है, एचसीएफ हमें पूछा गया है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें आपका 92 215 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7 और 11 प्राप्त हो। तो इसको सोल्व करने का तो सिंपल तरीका है कि जो संख्याएं आपकी लिखी गई वो लिख लेना। 215 दो संख्या हमारी ये लिखी जा रही है 215, और जो शेष फल बच रहा है, पहले में शेष फल 7 है, एक में 11 है, तो वो आप सीधा माइनस कर दो। यहाँ 7 माइनस यहाँ पे 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी निकल के आ गई, ये कहा आपके 85 हो गए। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने कहा 204 यहाँ पे हमारी होगी। अब ये बताओ 85 गुणनखंड करो, 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे आप 17 यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये 204 को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते 202 गुणे 3 गुणे आप यहाँ पे 17 आपने कर दे, ये इसके आपके फैक्टर यहाँ पे हो गए। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आज जो कॉमन होता है वही हमारा मासापा होता है। तो हमने देखा केवल इसमें जो 17 संख्या है यही तो हमारी कॉमन है। अगर कोई और संख्या हमें कॉमन मिलती वो हम कॉमन लिख लेते, तो हम सीधा क्या कहेंगे, HCF बराबर जो आपकी 17 निकल के आई यही सबसे बड़ी संख्या भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या कहना आपको, हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संख्याएं दी जा रही, जो शेषफल बच रहा उसको माइनस कर देना, बस उनका एचसीएफ निकाल देना, वही आपकी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का एलसीएम का मान 4158 है, उनके एचसीएफ का मान 54 है, उनमें से एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। इसका फार्मूला सिंपल सा, लासापा गुणे मासापा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला यहाँ पे होता है। बस वही आपको दूसरी संख्या पूछी जा रही, आप निकालोगे। क्या बताए, लाशा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लाशा आपका मासा, इनको क्या कर दो पहले गुणा, हमने किया 4158, इसको गुणा कर दिया आपने 54 से, बराबर हो गया पहली संख्या क्या है आपके 378, पहली संख्या आपकी है यहाँ पे 378 गुणे दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही। तो क्या ये संख्या आप नहीं निकाल सकते, ये संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 4158 गुणे आपने कहा 54 और बटे भाग आपने 378 से यहाँ पे कर दिया। अब इसको सॉल्व करो कितना यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि काटो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, फिर 54 से आप गुणा करोगे, ये आपको 200 निकल के आ गया, 594 यहाँ पे निकल के आ गया। तो हम क्या कह देंगे, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 594, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, सीधा सीधा क्या बताना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, जो कि जबलपुर एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का होता है। रीजनिंग के टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया रायपुर एआरओ में। इसमें यह बताना है किसी निश्चित कूट भाषा में अगर आर यू बी को हम लिख रहे हैं MGRCTP के रूप में कूटबद्ध किया गया। अब ये बताओ आप यू नीड रेस्ट में RCASBO के रूप में लिखा गया है, तो ये बताओ UYOU जो लिखा है इसको क्या वहां पे लिखा जाएगा। देखो सिंपल से कॉमन, देखो यू यहाँ पे एक संख्या लिखी जा रही है और इसके बाद यहाँ बताओ इसमें भी आपकी ये यू लिखा जा रहा है। अब हमें ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कौन संख्या, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बताओ कॉमन क्या दिख रहा है कि पहले मैं देखो MG है, MG यहाँ पे दिख रहा नहीं दिख रहा, तो MG आंसर नहीं हो सकता है। फिर देखो RC दिया, RC यहाँ पे ये लिखा है, RC ये लिखा है, RC दोनों कॉमन मिल गया, तो सिंपल से हम क्या कह देंगे वही हमारा आंसर हो गया। इधर भी अगर यू दोनों में कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, तो जो संख्या दोनों में कॉमन मिल गई वही आंसर सीधा बता देना है। आपने क्या कहा, ऑप्शन बी। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, अगर थोड़ी भी मेहनत वहां दिमाग लगा लिया 5 के 5 सही करके वहां पे आ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अंग्रेजी वर्ड वाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में बताओ यहाँ पे कौन संख्या आएगी। ये एक सीरीज यहाँ पे दी जा रही, अब ये बताना है यहाँ पे कौन संख्या हमें देखने को मिल जाएगी। देखो सबसे पहले ये बताओ, अगर डी से हमारा ये के जेड हुआ, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं जेड हुआ, कितनी हम लोग संख्या बढ़ के जा रहे हैं, आपने कहा 22 संख्या, कितनी बढ़ गई 22 संख्या, ठीक है। इसके बाद एक चीज ये ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे के लिखा था, के से इसको हम जी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो के से जी आप जब यहाँ बढ़े, ये कितनी संख्या आपकी बढ़ रही, आपने कहा ये आपके पास 4 संख्या हम पीछे चले गए, 4 संख्या पीछे। अब इसके बाद देखो एक और देख लो, यहाँ पे अगर सी आपका लिखा है, सी से अगर आपको ये वाई में यहाँ पे आप जा रहे हो, तो सी से जब वाई में आप यहाँ पहुंचो, तो यहाँ भी हमने देखा -4 हम पूछे गए। तो हम ये कह सकते हैं क्या हमारा क्रम यहाँ पे चल रहा है, पहले तो हम क्या 22 संख्या बढ़ रहे हैं, इसके आगे जो संख्या हो रही है -4
-4 यहाँ पे हमारी कम हो रही है, ठीक है। अब यही फार्मूला इसमें भी आप लगा लो। तो ये जो आपका जेड है, पहली संख्या जो जेड यहाँ पे दी गई है, जेड में क्या करो +22 संख्या, आप जैसे ही आप आगे जाओगे तो हमारी कौन सी निकल के आ जाएगी, आप निकलेगी, आप कहोगे बी यहाँ पे निकल के आ गई। अब एक संख्या यहाँ पे क्या लिखा है, के लिखा है, तो के में अगर आप वो जी है, जी से अगर पीछे 4 संख्या आप पीछे चले जाओ, जैसे हम मान लो लिखा ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा ई, तो अगर हम कहें ई से आप 4 संख्या पीछे जाओ तो 1 2 3 4, तो आपने क्या कह दिया, ए आपने कह दिया। सेम यहाँ पे ये बताओ, अगर जी संख्या लिखी होते, जी के अगर हम 4 संख्या पीछे यहाँ पे चले गए होते तो कौन से क्या हमें मिलती है, आप कहते सी, क्या मिल जाती, आपने कहा सी। देखो सी ई एफ जी आपका आ रहा है, सी हो गया। तो यहाँ बताओ वीसी किसी ऑप्शन दिख रहा हमें, देखो वीसी इसमें नहीं दिखा, इसमें 2 हमारे कट गए, एक ये बच रहा। इसमें भी हम क्या करोगे, जो आपका वाई संख्या लिखी है, वाई के आप 4 संख्या पीछे यहाँ पे जाओगे, क्या आ जाएगा आपका यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे सीधा सीधा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया। एक पहले 22 + 22 हुआ, फिर सभी संख्याओं में 4 संख्या हम पीछे वहां पे जा रहे हैं, ये फार्मूला यहाँ पे चल रहा है। देखो यहाँ देखो रीजनिंग क्या सोचना पड़ता है कि इसमें कौन सा फार्मूला, कौन सा तरीका वहां पे लग रहा है। तभी मैं सारे सिलेक्टेड ही क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उनके आंसर वहां पे दे पाओ। अब पहले जैसे इतने नॉर्मल क्वेश्चन वहां पे नहीं आ रहे, अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर वहां पे दे पा रहे हो, तो जब पेपर बैठोगे, पेपर आप बिल्कुल अपना क्लियर वहां पे कर लोगे। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है प्लस और गुणा, यानी प्लस को गुणा को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान में बताओ क्या कौन सी संख्या यहाँ पे आ जाते हैं, वो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ सीधा बोला गया प्लस और गुणा को बदल दें, तो जहां पे प्लस लिखा है, जहां प्लस लिखा वहां पे क्या कर दें, वहां पे कर दो आप गुणा कर दो, प्लस को गुणा यहाँ पे कर दिया, और गुणा को क्या कर दो, प्लस कर दो, यहाँ पे आप प्लस कर दिया, प्लस कर दिया आपने, ठीक है। आगे बोला गया यदि माइनस को भाग कर दे, माइनस को भाग कर दे, यानी इसको हमने क्या कर दिया भाग, और भाग को आप क्या कर दो यहाँ पे माइनस कर दो। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का सिंपल तरीका, पहले भाग सॉल्व करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ करोगे, फिर घटाना करोगे। तो यहाँ पे हम भाग पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा, 18 माइनस का 5 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 5 1 के 5 हो गया, 4 हुआ, 5 40 बार हो गया। आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्लस, लिखा है प्लस लिख दो, यहाँ पे गुणा कर दो, गेर दूना आपका ये 22 ये आपका हो गया। अब क्या सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो प्लस का 18 माइनस 18 ये हमारा कट गया, बचा क्या, केवल 22 ही तो आपका बच रहा है। अब यही जो आपका बच गया 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह दोगे, सीधा आंसर आपका हो गया 22। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से आपका NEYG को PHBI संबंधित है, उसी तरीके से आपका वो LAVS को आपका NDYU लिखा जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि HCTB निम्नलिखित में से किससे संबंधित वहां पे हो जाएगा। ये बताओ किससे संबंधित हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। दो इसमें क्या फार्मूला आपका यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से N से आपका P हुआ, यानी हमने देखा ये आपका +2 यहाँ बढ़ गया। उसके बाद E से आपका H हुआ, EFGH, यहाँ पे हमने देखा +3 हो रहा है, यानी यही फार्मूला आपका लागू हो रहा है। फिर आपका Y से आपने कहा Y से हुआ, Y से आपका B हो गया, यहाँ भी आपने देखा, तो ये फार्मूला यानी +2 और +3 हमारा यहाँ पे लागू हो रहा है। तो सेम ऐसे ही चेक कर लो, H है, H में 2 संख्या अगर आप आगे बढ़ो, क्या आगे आपने कहा J यहाँ पे दिख गया, तो यहाँ पे देखा पहली संख्या केवल हमारी एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखा है D, जिसमें पहला J यहाँ पे हमारा दिख रहा है। तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधा वही बोल दिया यही आंसर हो सकता है, क्योंकि J केवल हमारी पहली संख्या में आपका दिया जा रहा है। तो बिल्कुल रीजनिंग में परेशान नहीं होना, जैसे जो तरीके बताता चलूं वैसे आपको फॉलो करते हुए वहां पे चलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में गेट द बुक को आपको ये लिखा गया है, और उसी तरह आपका बुक इज गुड को आपको ये लिखा जा रहा है। तो हमें ये बताओ यहाँ बुक को आप कौन सी संख्या आप लिखोगे। अभी मैंने सॉल्व भी कराया था ऐसा टाइप वहां पे, ये टाइप प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट यहाँ पे हो रहा है। सीधा आपने देखा कि बुक यहाँ पे हमने देखा बुक लिखा हुआ है, इसके बाद देखा बुक यहाँ भी लिखा हुआ है। अब बस वही कॉमन संख्या आप पता कर लो, वही आंसर आपका हो जाएगा। देखो AS लिखा है, AS क्या हमें दिख रहा है, इसमें AS नहीं दिख रहा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। PG देखो दिख रहा है, PG यहाँ नहीं दिखा,
ये भी हमारा आंसर नहीं, पीजी ये भी नहीं हो सकता है। अब बताओ एनके है, यहाँ पे एनके इधर है, एनके ये कॉमन इसमें भी मिल गया, जो संख्या कॉमन होगी वही आंसर आपका राइट आंसर हो गया। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन आपने देख लिए यहाँ पे। अब दोस्तों अगर कोई बच्चा नया है और उसे ये नहीं पता कैसे हम अपना एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, दोस्तों ये जो कंप्लीट आपके नोट्स दिए गए हैं, चाहे साइंस को हो, चाहे जी को, चाहे मैथ, चाहे ये प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स यहाँ कंप्लीट करा दिए। अगर ये नोट्स एक बार आपने तैयार कर लिए तो ये माचर नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। जब पेपर में बैठोगे पेपर के क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आपको सारे यहाँ पे नजर आ जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों यहाँ 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, जो पेपर में क्वेश्चन आपके पूछेंगे, ताकि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ जैसे एग्जाम में हमारे प्रेजेंट टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे नोट्स कहाँ मिले दोस्तों? प्ले स्टोर, अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर आपको ओपन करना है, एने वाला सिंपल सा सर्च यहाँ पे करना, ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऐसा दोस्तों जैसे ओपन करोगे ऐसा एक फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, इसी में सारे आपके नोट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, साथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के जितने आपके पेपर वहां पे वो सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम पहले ये सारी चीज एक बार जरूर तैयार करना, अगर 2026 में ही अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई वहां पे डाउट भी होता है तो ये दोस्तों व्हाट्सअप नंबर मेरा शो हो जाता है, व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करिएगा, जहां पे जो भी आपका डाउट होगा उसका सोल्यूशन मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड वहां पे कराऊंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।